और आज सुबह की बड़ी खबर, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। आज आंदोलनकारी छात्र और सरकार के बीच फिर से बातचीत होगी। सरकार और छात्रों के बीच 2 राउंड की बैठक के बाद भी समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के मोर्चे पर और भी बनते जा रहे हैं और सरकार के सभी मोर्चों से बात करने में लगी है। आंदोलन कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच सीजेपी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक डेलीगेशन शनिवार को छात्रों के बीच पहुंचा। सीजेपी डेलीगेशन ने कहा, जहां कहीं भी छात्रों के हक और अधिकार छीने जाएंगे, वहां वो उनके साथ खड़े होंगे। छात्र 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का भी ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। अब सबकी नजर 10 अगस्त यानी कि सोमवार पर है, जब प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे या उससे पहले सरकार छात्रों की मांग को मानकर प्रदर्शन खत्म करवा पाती है। यह सवाल पूरे झारखंड में गूंज रहा है। तो छात्रों का यह आंदोलन 16वें दिन भी जारी है और छात्रों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक छात्र अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अब सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज भी बैठक होने जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि क्या सरकार छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए छात्रों की तमाम मांगे मान लेंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 10 तारीख को छात्र विधानसभा तक मार्च करने पर अड़े हुए हैं। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करे, 10 तारीख को आपको पता चलेगा कि झारखंड के छात्र जो है सो एक मंच पर है या नहीं। झारखंड के संपूर्ण छात्र एक मंच पर है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सरकार जितना जल्दी हो हमारी जायज मांगों को माने। जेपीएससी और जेएससीसी में धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का प्रोटेस्ट आज भी जारी है। छात्रों का आंदोलन का आज 16वां दिन है। छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भारी बारिश के बीच अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 10 अगस्त तक उनकी मांगों पर सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती है तो फिर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च होगा। छात्र आपको सत्ता पर बैठाया है, ये याद रखें। और ये आंदोलन को आप जो तुच्छ समझ रहे हैं ना, ये तुच्छ नहीं है। आपको अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करे, 10 तारीख को आपको पता चलेगा कि झारखंड के छात्र जो है सो एक मंच पर है या नहीं। झारखंड के संपूर्ण छात्र एक मंच पर है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सरकार जितना जल्दी हो हमारी जायज मांगों को माने, वरना 10 तारीख को जो हम लोग ऐलान किए हैं विधानसभा मार्च और घेराव का, झारखंड के 50,000 छात्र आएंगे और वो आंदोलन निर्णायक आंदोलन होगा। ये हम सरकार से कहना चाह रहे हैं। वो आंदोलन जो होगा निर्णायक होगा। उस दिन अकाउंटेबिलिटी तय करना होगा। उस दिन हमारी मांगों पर आपको ऑफिशियल मोहर लगाना होगा। ये बात हम कहना चाह रहे हैं सरकार से। इस बीच छात्रों और सरकार के बीच 2 दौर की बातचीत फेल होने के बाद आज फिर दोपहर 12 बजे जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के छात्रों और सरकार के बीच बातचीत होगी। शुक्रवार को छात्रों के साथ पहले दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें छात्रों ने सरकार को अपनी मांगे लिखित में दी थी। वहीं शनिवार को छात्रों के दूसरे गुट देवेंद्र नाथ महतो जेएलकेएम समर्थित और अभ्यर्थी न्याय मंच के 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भी सरकार के 4 मंत्रियों ने बातचीत की, लेकिन अब तक दोनों ही मीटिंग बेनतीजा रही है। हम लोगों का पहली वार्ता सरकार के डेलीगेशन से कल संपन्न हुआ। उस पहली वार्ता में हम लोगों ने अपनी मांग को विस्तार पूर्वक बताया, तार्किकता के साथ बताया कि हम लोग कौन कौन सी एग्जाम को रद्द करने का मांग कर रहे हैं और क्यों मांग कर रहे हैं। हम लोग सीबीआई और ईडी का जांच का मांग क्यों कर रहे हैं। हम लोग रिफॉर्म्स का बात क्यों कर रहे हैं। सरकार की जो डेलीगेशन थे उन्होंने हमारी मांग को बहुत अच्छे से सुने और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके मांग पर हम लोग जो है सो मुख्यमंत्री जी के पटल पर रखेंगे और विचार करेंगे और दूसरी वार्ता के लिए आप लोग को
बुलाएंगे। सरकार और छात्रों के बीच आज होने वाली मीटिंग से पहले शनिवार रात छात्रों से वार्ता कर रहे मंत्रियों के डेलीगेशन ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इस दौरान मंत्रियों ने सीएम सोरेन को छात्रों की मांगों की जानकारी दी है। सरकार इस मुद्दे पर सभी छात्र संगठनों को साथ लेकर चलना चाहती है। इस पर आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि सरकार छात्रों को बांटने की कोशिश कर रही है। कई सारे लोग अपना पक्ष रखना चाहते थे, तो सरकार ने एक ईमेल जारी किया है जहां इस से संबंधित जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो बच्चों के पेरेंट्स हो सकते हैं, अभ्यर्थी खुद हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन के लोग हो सकते हैं, या फिर मीडिया के कुछ साथी सुझाव देना चाहते हैं, वकील सुझाव देना चाहते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग शिक्षाविद देना चाहते हैं, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ईमेल जारी किया है जहां लोग अपने पक्ष को रख सकते हैं, सुझाव भी सरकार को भेज सकते हैं। सभी के बारे में चिंतित है, इसलिए सरकार ने 4 दिन पहले से वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। बच्चों की बातें अब आ गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को उससे अवगत किया गया। मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द निदान निकलेगा। छात्रों को बांटा जा रहा है, आप सभी को पता है, छात्रों का मंच सिर्फ और सिर्फ यही है। पूरे झारखंड के छात्रों का प्रतिनिधित्व जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच कर रहा है। फिर क्यों ज्ञापन खेला जा रहा है, क्यों ईमेल आईडी जारी किया जा रहा है? आपको आज तक ईमेल आईडी करके जारी करके नहीं मांगा गया था सलाह, आज सलाह ईमेल आईडी दिया जा रहा है। एक राउंड की वार्ता का सफलता का सार क्या है? ईमेल आईडी। हम ईमेल आईडी और ये तोड़ने की राजनीति से बिल्कुल दुखी है। सरकार अगर संवेदनशील है, हमारी मांगों के प्रति गंभीर है, तो आगे की वार्ता उसी हिसाब से करे। अलग अलग संगठनों के साथ वार्ता का क्या मतलब है? इस बीच रांची में छात्रों का प्रोटेस्ट और तेज हो गया है। शनिवार शाम प्रोटेस्ट कर रहे हजारों छात्रों ने निर्मल महतो की शहादत पर मार्च निकाला। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारों और वंदे मातरम के जय घोष के साथ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र रांची की सड़कों पर निकले। छात्र अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चल रहे थे। निर्मल महतो की शहादत दिवस पर आज जितने भी छात्र रांची में जयपाल मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे थे, वो सभी निर्मल महतो के जो शहादत दिवस है उस पर पैदल मार्च निकाल रहे हैं। हाथ में मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर ये शहादत मार्च, जो शहादत हुई थी निर्मल महतो की, उसको लेकर ये मार्च निकाला जा रहा है। हाथ में तिरंगा झंडा है, साथ में मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट है और निर्मल महतो की जो शहादत है उसको याद करते हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं। शहादत दिवस पर यही कहना चाहते हैं कि ये झारखंड जो है प्योर रूप से आंदोलनकारियों का जन्मस्थली माना जाता है और जब तक सरकार हम लोग की मांगे नहीं सुनती है तब तक हम सभी आंदोलनकारी इस मुहिम में शामिल होते रहेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग आंदोलन विशुद्ध रूप से जारी रखेंगे। सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन पूरी जोर से करेंगे और 10 तारीख को विधान घेराव से वापस करने को। क्या लगता है सरकार से जो अभी तक बातचीत हुई है, आपका डेलीगेशन मिलने गया था, कोई बात बन पाएगी? सरकार ने कोई जवाब दिया? देखिए अभी तक तो कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा गया सरकार के द्वारा। 2 राउंड का वार्ता हो चुका है लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। सरकार से 1 राउंड की बातचीत हुई है, आपके डेलीगेशन की। दूसरा डेलीगेशन देवेंद्र महतो का, उनकी भी बातचीत हो गई है। कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिला है? अभी तक नहीं लगा है लेकिन उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से हमारा संगठित है हम छात्र, सरकार झुकेगी, आज झुके कल झुके परसों झुके, सरकार तय कर ले कब झुकेगी, हम झुकाएंगे। वहीं अब कांग्रेस जनता पार्टी भी छात्रों के समर्थन में रांची पहुंच गई है। शनिवार को सीजेपी के 5 मेंबर का एक डेलीगेशन रांची पहुंचा और अनशन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो रांची के छात्रों के साथ हैं।
हम तब तक इनके साथ तक जब तक इनकी सरकार आवाज नहीं सुन लेती है। हमारा यही कहना है कि यार ये मांग कर रहे हैं, ये सरकार से कोई ये नहीं कह रहे हैं कि हमें मंत्री बना दो, हमें मुख्यमंत्री बना दो, हमें सरकारों में ले लो। बच्चा पहले सरकारों से लड़ेगा कि भर्ती निकालो, फिर सरकारों से लड़ेगा आंसर की निकालो, फिर सरकारों से लड़ेगा कि आपके आंसर की खराब है उसको चेंज करो। 2-3 बार आंसर की बदलने के बाद सरकारों से महीनों लड़ेगा कि रिजल्ट निकाल दो। जब रिजल्ट में हमें गड़बड़ी चलती है तो वही बच्चे कहते हैं कि भर्ती रद्द कर दो। यार एक ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का सरकारी से कब तक लड़ेगा? तो हम ये लड़ाई झारखंड की अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई से ये तय हो जाएगा कि झारखंड में आने वाली तमाम एग्जाम्स है वो पारदर्शिता से होगी, पेपर लीक बंद होंगे और बच्चों को न्याय होगा। और हम तब तक जब तक न्याय नहीं होता है तब तक पूरी सीजे की टीम उनके साथ है। सरकार छात्रों के आंदोलन पर भी पूरी नजर रख रही है। शनिवार को प्रशासन ने प्रोटेस्ट साइट पर सीसीटीवी लगवाए जिससे छात्रों के मूवमेंट की जानकारी मिल सके। इस बीच जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 रद्द की जाए, अनियमितताओं की जांच सीबीआई से करवाई जाए, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी बनाई जाए, परीक्षा से जुड़े सभी डिजिटल रिकॉर्ड संरक्षित किए जाए। आप सभी की निगाहें आज होने वाली मीटिंग पर टिकी है, क्योंकि अगर आज सरकार छात्रों की मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई तो फिर सोमवार को रांची की सड़कों पर छात्रों का जनसैलाब दिखना तय है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। राहुल गांधी ने 47 मिनट तक छात्रों से बात की और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने आरोप लगाया है कि परिवारों से लाखों करोड़ रुपए जाते हैं और बदले में बीए एमए की डिग्री मिलती है, लेकिन यह सर्टिफिकेट रोजगार की गारंटी नहीं देता। आज 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिल रही है। कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी युवाओं की है। देश में युवा और डेटा अगर मिल जाता है तो 21वीं सदी में विकास तय है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में 40 करोड़ युवा हैं जो भारत का भविष्य है और ये युवा ही देश की दशा और दिशा तय करेंगे। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। और हाल के दिनों में छात्रों के साथ राहुल गांधी का यह तीसरा कार्यक्रम है। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों से बात कर चुके हैं और उससे पहले राजस्थान के कोटा में 17 जून को भी छात्रों से राहुल गांधी मिले थे। अब प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रयागराज में राहुल गांधी का फ्लॉप शो हुआ है। वो राहुल गांधी के ओर से छात्रों के मुद्दों पर बात करने के बजाय अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कैपेसिटी थी जो ग्राउंड की वो 20 से 30 हजार की थी और 3 लाख का दावा किया गया था कि 3 लाख की भीड़ आएगी। आधा भी ग्राउंड भरा नहीं। 7-8 हजार की भीड़ के लिए इतना सारा प्रचार करा और टाइफिस वही जो
रट कर बोले थे आरोप, वही पूरा वो। अरे जो आप उत्तर प्रदेश में आए हो, चुनाव है, आपको छात्रों की चिंता केवल भाजपा शासित राज्य में है? आपको कर्नाटका में क्यों नहीं है, जहां इतना बड़ा घोटाला हुआ? आपको तेलंगाना में क्यों नहीं है? पंजाब में सारे पेपर आउट हुए, झारखंड में पराकाष्ठा हो गई प्रतियोगी परीक्षाओं के आउट होने की। राहुल जी को छात्र के हित में, देश के हित में छात्रों को राजनीति का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। जब ग्राउंड रियलिटी पे लोगों ने देखा, युवाओं ने देखा, हमारे जेनजी समाज ने देखा, ये कार्यक्रम राहुल गांधी जी का पूरी तरीके से फ्लॉप तो साबित हुआ। और राहुल गांधी जी हमेशा की तरह वो खुद भी कंफ्यूज दिखे और उन्होंने हमारे युवाओं को भी कंफ्यूज करने की लगातार नाकाम कोशिश की। युवाओं के बीच में जाके वो युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी वो क्या रोड मैप तैयार किया है उन्होंने, इस पे बात होनी चाहिए थी। युवाओं के भविष्य के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पे बात होनी चाहिए थी। हमारे युवाओं को ये एक्सपेक्टेशन था कि राहुल गांधी जी इस पे बात करेंगे, लेकिन वो पूरा कार्यक्रम जो छात्रों की गूंज था, ये पूरा कार्यक्रम ये छात्रों के बारे में कम और एक अपना एक राजनीतिक भाषण ये ज्यादा रहा उस पूरे कार्यक्रम में। आज के दिन में खाते हैं गाते विदेश का, सोने चले जाते हैं इलेक्शन। ये खाली कुछ नहीं है, युवाओं का भविष्य लोगों ने खराब किया। जब समय था तो कुछ किया नहीं, इन्होंने इनके साथ संग काहे खुला। राजनीति युवाओं का भविष्य है, राजनीति युवाओं के अभिभावक है। आज के दिन में यूनिवर्सिटी की राजनीति शुरू होती थी, पहले वहाँ से चढ़ के आते थे, सदन में आते थे, अपनी आवाज उठाते थे। इन लोगों ने आवाज उठा गया। मोदी योगी हमारी सरकार युवाओं के साथ खड़ी। दिल्ली दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। पीएम आवास पर दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। इसके बाद सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंचे। सीएम योगी पीएम मोदी से मिलने क्यों पहुंचे और दोनों के बीच क्या क्या बात हुई, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यूपी चुनाव की तैयारियों और इसमें युवाओं की भागीदारी को देखते हुए इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। तो कल एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल हुए थे। करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली थी। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और इसके बाद वो पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की है और आने वाले चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है कि ये अहम बैठक हुई है। बड़ी खबर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का फोन कॉल आया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका सहयोग पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच अहम क्षेत्रों में भारत अमेरिका सहयोग पर चर्चा हुई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने जेडी वैंस और उनकी पत्नी को और बेटे के जन्म की बधाई भी दी। पीएम मोदी ने जेडी वैंस से फोन पर हुई बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने लिखा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का फोन कॉल आया। हमने भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को अहम क्षेत्रों में और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उनके और सेकेंड लेडी को बेटे के जन्म पर गर्मजोशी से बधाई दी और पूरे परिवार को शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं के बीच ऐसे समय में यह बातचीत हुई है जब शुक्रवार को अमेरिकी सीनेट ने दोनों पार्टियों के समर्थन वाला एक बिल पास किया है। यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत जैसे उन देशों से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो रूस से तेल और गैस का आयात जारी रखते हैं। खबर पंजाब के जालंधर से, जहां सुबह सुबह 2 बदमाशों ने हथियार दिखाकर एक दंपति से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन चुनावी राज्य पंजाब में सरेआम इस लूटपाट पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। 2 नकाबपोश बदमाशों ने अपनी बाइक अचानक रोकी। सामने से आ रहे दंपत्ति कुछ समझ पाते उससे पहले ही दोनों बदमाश बड़े बड़े तेज धारदार हथियार से उन्हें धमकाने लगे। दोनों चीखने लगे, चिल्लाने लगे। दंपत्ति के शोर मचाने से दोनों बदमाश थोड़े घबरा गए। एक बदमाश पुरुष को धमकाने लगा तो दूसरे ने महिला को डराया। जाते जाते दूसरे बदमाश ने महिला के हाथ से कुछ छीना और बाइक पर सवार होकर दोनों मौके से फरार हो गए। सरेआम दंपति से लूट की यह वारदात पंजाब के जालंधर की है।
सुबह करीब 8 बजे का वक्त था। जालंधर के पॉश कॉलोनी शिव विहार इलाके से गुजर रहे दंपति का सामना बाइक सवार इन बदमाशों से हुआ। सुनसान इलाके में बदमाशों ने दंपति को लूटना चाहा। उन्हें धारदार हथियार दिखाकर डराया और फिर महिला से हाथ से कुछ छीनकर फरार हो गए। पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दंपति की शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। लेकिन इसी बीच वारदात के वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। बग्गा ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। बग्गा ने लिखा कि ये तो वो मामला है जो नोटिस में आया है। ऐसे कई आपराधिक घटनाएं हैं जो दर्ज ही नहीं होती हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर से दिल को दहला देने वाली एक वारदात सामने आई, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपनी प्रेमिका के पति पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी ने प्रेमिका के पति के मोहल्ले में पहुंचने के बाद उस पर गणासे से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति के ऊपर उसके गली में जाकर जानलेवा हमला किया और चॉपर से उसके बाद ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर रूप से घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक ये वार करे जा रहा है और सरेआम ये घटना हुई है। एक कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। फरीदाबाद के चांदपुर से आई तस्वीर देखकर आप यही कहेंगे। यहां 6 साल की मासूम के ऊपर स्कूल वैन चढ़ गई, लेकिन गनीमत रही कि मासूम को कुछ नहीं हुआ और वो वैन के गुजरने के बाद उठकर खड़ी हो गई। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। इस मामले में वैन चालक की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। दरअसल हादसे का शिकार बच्ची इसी स्कूल वैन से उतरी थी और वैन के आगे से गुजर रही थी, लेकिन वैन ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी बच्ची के ऊपर से ही गुजार दी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बच्ची गिरी और उसके ऊपर से वैन ड्राइवर अपनी इस वैन को निकालता है, लेकिन शायद किस्मत अच्छी थी इस बच्ची की कि वो पूरी तरह से सुरक्षित थी। जैसे ही वैन निकल गई, बच्ची खड़ी हो गई। खबर दिल्ली के करीब नोएडा से है, जहां सेक्टर 51 में एक कोठी में काम करने वाली 15 साल की लड़की का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। नाबालिग का शव कोठी की टॉप फ्लोर पर पंखे से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं लड़की के परिजनों ने एक लड़के पर उसे लंबे समय से परेशान करने का आरोप लगाया है। घर वालों का यह भी आरोप है कि पुलिस के सामने कोठी के मालिक ने झूठे बयान दर्ज करवाए हैं। शुरुआती जांच में लड़की के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। हमने कुछ नहीं जानते हैं, लड़की का क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते हैं। आप जब वहाँ पर गई आपको बुलाया गया? हाँ बुलाया तो वो पुलिस भी नहीं आया। अब पुलिस भी जानकारी पहले हमें कॉल कर दिया, वो हम नहीं जानते हैं। वो झूठों बातों से गवाही भी ले लिया। वो लड़की सीधा है। पुलिस ने कार्रवाई की, आपको क्या लगता है? हम तो नहीं जानते हैं क्या करेगा कि नहीं करेगा, तो इंसाफ चाहिए। मैं पड़ोसी हूँ इनका। जब मैं और मेरे बड़े भैया गए थे वहाँ पे देखने के लिए उसे, तो हमें उन्होंने बाहर से ही भगा दिया, हमें अंदर नहीं जाने दिया बिल्कुल भी। ठीक है, और उसके बाद जब पुलिस आई तो उससे पहले ये लोग भी पहुंच चुके थे वहाँ पे। इन्हें भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, देखने नहीं दिया उसे कि कैसी है वो। जब उसने पहली बार जब वो उस समय काम करी थी, उसने वहाँ पे बहन ने देखा था कि मेरी बहन को ऐसे जो अंकल थे उन्होंने बताया था। उसके बाद जब वो अपनी मम्मी को बताने के लिए घर पे आई वापिस, उसके बाद उन्होंने किसी को भी नहीं जाने दिया अंदर। उन्होंने देखने भी नहीं दिया, उतारते समय भी नहीं देखने दिया, जैसी लड़की थी वैसे भी नहीं देखने दिया, किसी को कुछ भी नहीं देखने दिया था। पुलिस आई वहां से, उन्होंने हमें सीधा बाहर भगा दिया। दिल्ली एनसीआर में लगातार 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद तक कई इलाकों में सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भरा। जल भराव की वजह से जगह जगह लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा और कई गाड़ियां पानी में फंसकर बंद भी हो गई। दिल्ली के ओखला मोड़, कालिंदी कुंज समेत कई इलाकों में अब भी जल जमाव की हालात हैं। इस बीच आईएमडी ने दिल्ली के लिए 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच यमुना का बढ़ता वाटर लेवल दिल्ली के लिए एक नई टेंशन लेकर आया है।
जैसलमेर की रेत में उमड़ा सैलाब, धौलपुर में घरों में घुसा पानी, फरीदाबाद में अंडरपास में फंसी कार का ट्रैक्टर बना तारनहार, भारी बारिश और जल जमाव से जूझती दिल्ली। मॉनसून पूरी तरह से देश भर में सक्रिय है। इसके चलते उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारी बरसात हो रही है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों के मुकाबले कल बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन बारिश का दौर आज फिर तेज होने का अनुमान है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अगले 6 से 7 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली में शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को थोड़ी बारिश हुई, लेकिन शुक्रवार की बारिश का असर दिल्ली में अभी दिख रहा है। कई जगहों पर अभी जलभराव की स्थिति बनी हुई है, तो रुक रुक कर हो रही बारिश से दिल्ली वालों को शनिवार को भी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हिमालयन रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। 2 दिन के बाद वहाँ इसका इंटेंसिटी बढ़ भी सकता है। हमारा अनुमान है 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल भी हो सकता है। और अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार रेनफॉल हो रही है। आज भी रेनफॉल होने का अनुमान है, लेकिन इसका इंटेंसिटी कल से कम रहेगा। आज के लिए हमारा एनसीआर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट है, और जिसके लिए हमारा लाइट मॉडरेट रेनफॉल होने का अनुमान है। कल और परसों के लिए, इसके बाद सब्सिक्वेंट डेज में मानसून के कारण हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान है। हम वेरी लाइट रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। दिल्ली और इसके आसपास लगातार 4 दिनों तक हुई भारी बारिश और पहाड़ी राज्यों में बारिश का असर अब यमुना के वाटर लेवल पर दिखने लगा है। ऊपरी इलाकों में पानी छोड़े जाने के बाद कालिंदी कुंज, उखला बैराज पर यमुना का जलस्तर लगभग 202 मीटर तक पहुंच गया, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। दिल्ली में लगातार 4 दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को जल जमाव के साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के उखला में अब भी जल जमाव देखा जा रहा है, तो शनिवार शाम मथुरा रोड पर एक बार फिर भारी जाम देखा गया। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मौसम तो जरूर बदल गया है, लेकिन ये बदले हुए मौसम के साथ सड़क पर घर से निकलने वाले लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है। इस वक्त मैं मथुरा रोड पर हूँ। निजामुद्दीन की तरफ जाने वाली ये सड़क है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली के कई अन्य इलाकों से भी इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर सड़क के किनारे पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये सामने की तस्वीर मैं दिखा दूं, जो कि निजामुद्दीन की तरफ ये सड़क जा रही है, और निजामुद्दीन की तरफ मथुरा रोड पे जाने वाले लोग ट्रैफिक जाम में काफी देर से फंसे हुए हैं। चूंकि आगे हल्का सा पानी का जमाव हो गया है बारिश की वजह से, जिस कारण ये लंबा जाम लगा हुआ है, और लंबा जाम होने के कारण 1 घंटे से लोग यहाँ पर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। रेंग कर गाड़ियां चल रही है, जिसकी वजह से तमाम तरह के लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 3 दिनों तक हुई बारिश राहत के साथ आफत लेकर आई है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन सड़कों में भरा पानी अब उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। सोहना रोड पर वाटर लॉगिंग के बीच गाड़ियों की सुस्त रफ्तार बता रही है कि ट्रैफिक को सामान्य करने के लिए पानी निकालना कितना जरूरी है। गुरुग्राम एयरफोर्स स्टेशन के पास जल जमाव और टूटी सड़कों के बीच ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार यातायात दुरुस्त करने में लगे हैं। यहाँ शुक्रवार और शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद से स्थिति और बिगड़ गई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 3 दिनों तक हुई भारी बारिश के बाद रेलवे अंडरपास में पानी भर गया और एक कार इसमें फंस गई, जिसे निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली गई। कार पूरी तरह पानी में डूब गई थी। कार को पहले बेल्ट से बांधा गया और फिर ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर खींचा गया।
भारी बारिश के कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉक और नदियों के वाटर लेवल बढ़ने का सिलसिला जारी है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों में जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग, लोकल पुलिस और नगर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। गंगा की उफनती धार में कांवड़ियों के रेस्क्यू का ये वीडियो हरिद्वार का है, जहां अलग अलग घाटों पर जल लेने पहुंचे कांवड़ियों के पानी में फिसलने के बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अलग अलग घाटों से 18 कांवड़ियों का रेस्क्यू किया। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण मैदानी इलाकों की नदियां भी अब उफान मारने लगी है। आज यूपी के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इधर सीतापुर में शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से जमीन के कटाव का खतरा मंडराने लगा है। जिले के डीएम ने प्रशासनिक अमले के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और रिलीफ का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश हुई। छतरपुर में तो शनिवार देर शाम तक भारी बारिश का दौर जारी रहा। इस समय देश में मानसून पूरी रफ्तार में है। यही कारण है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश का दौर जारी है। पुडुचेरी में शनिवार देर शाम जमकर बारिश हुई। लोग छाता लेकर घरों से निकलते दिखे, तो बारिश के बाद शहर में वाटर लॉगिंग देखा गया। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इधर पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश से परेशान केरलम में अब भी बारिश का दौर जारी है। केरलम के कुछ हिस्से में बारिश के बाद बाढ़ के हालात देखे गए, तो कन्नूर में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने प्रशासनिक अमले के साथ लैंडस्लाइड साइट का विजिट किया। उत्तर से दक्षिण और पहाड़ से मैदान तक जारी मानसून की मार के बीच बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून का कहर जारी है। बारिश और बाढ़ ने नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से असम में ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। बाढ़ बारिश से अब तक 99 लोगों की मौत हो गई है। कई इलाकों में बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए हैं। प्रशासन और राहत एजेंसियां बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के साथ साथ जरूरी सामान भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि असम में बाढ़ से 13 जिलों के 1,47,000 लोग प्रभावित हुए हैं। खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। भारी बारिश के चलते रास्ते खराब हो गए हैं और उनकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल यात्रा पर रोक लगाई गई है। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 4,80,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से फिलहाल यात्रा को रोका गया है। यूपी के मिर्जापुर में 43 करोड़ रुपए की लागत से बना आमघाट रेलवे ओवरब्रिज का अप्रोच रोड पहली बारिश में धंस गया है। 7 महीने पहले ही ओवरब्रिज पूरा होने के बाद अप्रोच रोड शुरू हुआ था, लेकिन पहली ही बारिश में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई और अप्रोच रोड धंस गई। सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। अप्रोच रोड धंसने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद करनी पड़ी है। रास्ता बंद होने से राहगीरों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। मिर्जापुर में भ्रष्टाचार की खुली पोल। सात महीने में खस्ता हाल हुआ ब्रिज। पहली बारिश में टूट गई अप्रोच रोड। यूपी में एक बार फिर अफसरों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। मिर्जापुर में रेल ब्रिज को जोड़ने वाला अप्रोच रोड 7 महीने में ही दरक गया। ब्रिज की अप्रोच रोड बनाने में ऐसी लापरवाही हुई कि मानसून की पहली बारिश में ही रोड जगह जगह से दरक गई। बारिश के कारण पुल के बाद बना अप्रोच मार्ग का बाहरी हिस्सा धंस गया। साथ ही पुल की सड़क पर भी जगह जगह दरारें आ गई हैं।
कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर स्थानीय लोग सीधे गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीधी सी है कि इसमें जो भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, अगर इसमें अगर कहा जाए तो ज़्यादातर इसमें बड़े ऊपर वाले जो लोग हैं इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा किए हैं। अब इसमें अगर ऑब्जेक्शन होगा तो इसमें छोटे कर्मचारी पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम ये लोकल हैं, हमें पता है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है इस पे ब्रिज में, और दबाव ऊपर से बना, इसको जल्दबाजी में चालू करा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सड़क के एक हिस्से में दरारें पड़ने के साथ मिट्टी खिसक गई। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन को अब इस रास्ते को बंद करना पड़ा है। अप्रोच रोड बंद होने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। सेतु निगम की लापरवाही की पोल खुली तो तुरंत ठेकेदार को बुलाया गया और रोड को ठीक करने का काम शुरू किया गया। अफसर 8 से 10 दिन में पुल को ठीक कराने का दावा कर रहे हैं। ठेकेदार को बुलाया गया, ठेकेदार तुरंत कल काम लगा देगा उस पर और सही करा देगा। 8-10 दिन में इसको सही करा दिया जाएगा। आवागमन के लिए अभी प्रशासन से जो है अनुमति लेके उसको आवागमन बंद करने का। यूपी के मिर्जापुर का ये आम घाट ओवरब्रिज चुनार और वाराणसी के रास्ते बिहार को जोड़ने वाला अहम रोड है। हर दिन इस रास्ते से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। आम घाट रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का शिलान्यास जनवरी 2024 में हुआ था। निर्माण पूरा होने के बाद फरवरी 2026 में पुल पर ट्रैफिक खोल दिया गया। ओवरब्रिज के निर्माण पर करीब 43 करोड़ रुपए खर्च हुए और अप्रोच मार्ग पर भी लगभग 80 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब पहली बरसात में अप्रोच रोड की धंस जाने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अप्रोच रोड का बड़ा हिस्सा धंसने और उसमें दरारें पड़ने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। वहीं अफसर अपनी कमियों पर पर्दा डालने में लगे हैं। अप्रोच मार्ग धंसने के लिए सेतु निगम के अफसर बारिश का ठीकरा फोड़ रहे हैं। सहायक अभियंता सेतु निगम रियाज हुसैन का कहना है कि भारी बारिश से अप्रोच रोड धंस गया है। पुल जो है जनवरी में कंप्लीट हुआ था, फरवरी को 40 फरवरी में स्टार्ट हो गया था इस पे से यातायात। अभी इस समय बारिश की वजह से बारिश का पानी मट्टी में थोड़ा सा इसके अप्रोच जो पुल को जोड़ने के लिए जो अप्रोच मार्ग बना हुआ है, पहुंच मार्ग, उसकी मिट्टी धसकने की वजह से बारिश के कारण पुल जो उसमें थोड़ा सा जो है सेटलमेंट रोड में हो गया है, पहुंच मार्ग के रोड में। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस खस्ता हाल ब्रिज का वीडियो शेयर कर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी इज इक्वल टू बेहद जानलेवा पार्टी। ऐसे प्राणांतक भाजपाई विकास को देखकर तो लगता है कि भाजपाइयों की कमीशन खोरी का रिकॉर्ड सदियों तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। 7 महीने पहले तैयार हुए अप्रोच रोड का पहली ही बरसात में इस तरह का धंस जाना अफसरों के काम पर बड़ा सवाल खड़े करता है। मामले में पोल खुलने के बाद अब सेतु निगम स्थायी समाधान के बजाय फिलहाल मरम्मत कराकर किसी तरह खुद को बचाने में लगा है। आज देश के में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होने जा रही है। आज देश के विभिन्न शहरों लखनऊ, भोपाल और अन्य जिलों में विशाल तिरंगा रैलियों का आयोजन भी होगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में छात्र, युवा, सरकारी कर्मचारी, सामाजिक संगठन, आम जनता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये अभियान लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में तैयार हो चुका है। खबर पटना से है, जहां पर शराबबंदी वाले बिहार की राजधानी में नशेरी कार सवारों का तांडव दिखा। नशे में धुत कार सवार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने नशे में धुत कार सवार को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। घटना पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के नया टोला की इलाके की है, जहां पर कल रात शराब के नशे में धुत कार सवारों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार ने सड़क पर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इसके बाद ड्राइवर ने कार को एक दुकान में घुसाने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। कार सवार दोनों युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पिटाई की।